तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है तथा इसका डिफिनेशन भी जानेंगे, और बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं वादा आपसे करता हूँ। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको द्विघात समीकरण पूरा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण जान लेते हैं पहले। द्विघात समीकरण हम लोग इसका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। तो द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो। कहेंगे कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। या कह सकते हैं कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात 2 हो, इसलिए उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। अक्सर एग्जाम में यह जो है प्रश्न पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दोस्तों ax² + bx + c = 0, यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। दोस्तों, ये व्यापक रूप है। मैं बता दूं, जहां a not = 0, a not = 0 मतलब कि यहाँ 1 के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 1 के बराबर अगर 0 होगा, मतलब कि ये बराबर 0 होगा और 0 से x² में गुना करेंगे तो ये 0 न कर देगा, यानी पूरा टर्म ये जो है x² यानी कि अधिकतम घात को 0 कर देगा। इसलिए अधिकतम घात 2 तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर a not = 0 होना चाहिए। तथा a b c जो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका तो डेफिनेशन जान गए और व्यापक रूप भी हम लोग जान गए। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर, प्रश्नावली की ओर। चलिए दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं कि वह समीकरण या वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तथा इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0, जहाँ a not = 0 तथा a b c वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ जो a b c है वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं कि एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, हम आपको अभी बताए द्विघात समीकरण का डिफिनेशन कि वह बहुपद या वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो। यदि 2 से ज़्यादा हुआ, जैसे 3, 4, 5, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, या 2 से कम भी होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न में कौन कौन द्विघात समीकरण है, हमें जांच करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यही दिया हुआ है ना। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने से पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, ax + 1 के होल स्क्वायर है, तो हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab होता है 2ab। तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो गुने 1 गुना हो बराबर। देखिए 2 से दोनों में गुना है तो 2x - 3 दूनी 6
आगे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर, ध्यान दीजिए 2x माइनस 6 है। दोस्तों 2x इस साइड प्लस में है, सबको हम लोग बराबर के एक साइड में लाते हैं। बराबर के एक साइड में पूरा हम लोग डिजिट को ला लेते हैं, पूरा समीकरण को ला लेते हैं, पूरा पद को ला लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक साइड लिखते हैं, 0 लाते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इससे 2x को और माइनस 6 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस में तो इस साइड आएगा, तो सॉरी प्लस में है तो आया तो माइनस में हो गया, और 6 जो है माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2x माइनस में 2x प्लस में कट गया। तो देखिए तो दोस्तों एक्स स्क्वायर और 6 1 7 यानी प्लस 7 बराबर 0। देखिए तो इसमें अधिकतम घात, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, देखिए तो 2 है अधिकतम घात, तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। अतः यह जो है द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा भी यही कह रहा है, तो हल पहले करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इस साइड माइनस 2 से गुना करना है दोनों में। तो देखिए 3 दूनी 6 और भी प्लस माइनस माइनस, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 में x से गुना होगा तो 2x हो जाएगा। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हम लोग पूरा उठा के इधर लाते हैं और एक साइड 0 कर देते हैं, RHS में 0 रखते हैं। तो देखिए 6 माइनस में है, लाएंगे इस साइड हो जाएगा प्लस में, 2x प्लस में है, लाएंगे हो जाएगा माइनस में, बराबर बच जाएगा 0, RHS में 0 बच गया। आइए आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए तो 2x यहाँ भी है 2x, तो जुट जाएगा दोनों, तब माइनस माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर 0। यानी वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए तो अधिकतम घात, अब इससे ज़्यादा और कहूँ घात नहीं है दोस्तों, इसलिए यह जो है अतः लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। आइए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं इसी प्रकार। देखिए यही ना प्रश्न दिया हुआ है, यानी गुना के रूप में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग x से दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, अब x से 1 में तो x, अब -2 से दोनों में करते हैं तो -2x और -2 बराबर, इस साइड भी गुना में है तो चलिए पहले x से दोनों में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x होगा, चूँकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 3 में x से गुना होगा तो 3x। अब -1 से दोनों में करना है तो -x हो जाएगा, और -1 से 3 में तो -3। अब क्या करेंगे, हम लोग एक तरफ ले आएंगे सबको उठा करके इस साइड। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इस साइड जो ऐसे लिख लेंगे। देखिए 2 x में से 1 x चला जाएगा तो -x -2। अब एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो गया, 3x प्लस में इधर आएगा माइनस में हो गया, x माइनस में इन्हें आया प्लस में हो गया, और 3 भी प्लस में हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, काट दीजिए, एक्स प्लस में है, एक्स माइनस में है, काट दीजिए, तो बचा क्या, ध्यान दीजिए क्या बच गया, यहाँ 3x माइनस में बच गया 3x, और यहाँ देखिए -2 और +3 तो घट जाएगा, तब +1 बराबर 0। यानी देखिए तो वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, लेकिन दोस्तों देखिए तो इसका अधिकतम घात 1 है, इसका अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा में भी जांचें करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए गुना के रूप में है, तो पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो क्या होगा, गुना करेंगे x से 2x में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए x से 1 में तो x हो जाएगा, -3 से दोनों में कर लेंगे तो -6x -3 बराबर
x से गुना कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा से दोस्तों, हम लोग बराबर के इस साइड को सबको उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। देखिए ये सब प्लस में है दोनों, यानी आएगा दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस 5x बराबर बचेगा 0। अब दोस्तों हम लोग इसको हल कर लेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर यहाँ है प्लस में, यहाँ है माइनस में, तो घटेगा तो x स्क्वायर होगा प्लस में। यहाँ देखिए x है यानी 6x माइनस में, चलिए माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं तो 6 5 11 माइनस 11x, वो घट जाएगा तब माइनस 10x। अब देखिए तो अचर संख्या केवल 3 बच गया, वो भी माइनस में, तो माइनस 3 बराबर 0, यानी कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होता है। देखिए अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 5वां को, इसमें भी गुना कर लेना है तो गुना कीजिए 2x से पहले दोनों में करेंगे, 2x से दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, अब माइनस 1 से दोनों में तो माइनस x प्लस 3 बराबर, यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस x से 1 में तो माइनस 1 सॉरी x होगा 5 से दोनों में तो प्लस 5x माइनस 5। अब क्या करेंगे पूरा को उठा करके लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस देखिए 6 7x दोनों के जोड़ दीजिए तो माइनस 7x हो जाएगा प्लस 3, चूँकि समान जाति के है। अब देखिए उठा के लाइए तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x है, एक काम कीजिए ना समान जाति है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4, वो भी प्लस 4 होगा, बराबर के इसे लाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4x और माइनस 5 है तो हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। आगे देखिए तो यहाँ x स्क्वायर वाला है वो यहाँ टर्म है यानी समान जाति है तो इसको हम लोग घटा लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, 7x है और 4x है तो 7 और 4 माइनस 11x बचेगा। अब देखिए 5 है ना तो 5 और 3 8 बराबर 0। तो देखिए तो दोस्तों जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग की द्विघात समीकरण कहते हैं ना। अतः यह क्या होगा, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए दोस्तों छठा भी देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा ना, बस तोड़ दीजिए उसी पर। तो यानी क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बल्कि प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a यानी कि x और b 2 है। आगे आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 2 दूनी माइनस 4x। आगे बढ़िए सब को उठा करके इसे लाइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में आया तो माइनस में हो गया, 4 प्लस में आया तो माइनस में हो गया और 4x प्लस माइनस में आएगा तो प्लस में हो गया, बचेगा 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, 3x यहाँ किस में है प्लस में, यहाँ भी है प्लस में तो जुट जाएगा तो 4 और 3 7x हो जाएगा है ना। और देखिए माइनस 4 में से वो घट जाएगा ना तब माइनस 3 बराबर 0। दोस्तों इसमें देखिए तो अधिकतम घात इसमें है 2 नहीं है तो कहेंगे कि अतः यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए दोस्तों देखिए 7वां प्रश्न है, इसमें भी जांचें करने के लिए बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस हम लोग हल कर लेंगे। देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पर है तो a प्लस बी के होल क्यूब आपको पता होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी के स्क्वायर, उसी पर बस हम लोग तोड़ देंगे। तो देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a
बी स्क्वायर, तो 3ab², ध्यान दीजिए 3a तो जगह पर x है और b यानी 3ab² यानी कि 2 का स्क्वायर है ना, और जोड़ होता है 3a² तो a² देखिए तो x है तो x² हो जाएगा और b तो केवल हो जाएगा 2 बराबर 2x से दोस्तों गुना है तो गुना कर देंगे तो 2x देखिए स्क्वायर है x है पावर जुट जाएगा तो 2 और 1 पावर 1 तो 2 और 1 3 और माइनस 2x से गुना होगा 1 में तो -2x हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं और आगे प्लस 2 के क्यों करेंगे तो 8 मिलेगा। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 आई 12 और x है तो x हो गया प्लस देखिए 3 दूनी 6 x² बराबर यहाँ देखिए 2x³। चलिए ना इसको दोस्तों ये बराबर के उस साइड है हम लोग इस साइड लेके आएंगे है ना, तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। तो 2x³ प्लस में है तो आया इस साइड तो माइनस में हो गया, 2x जो है माइनस में है इधर आया प्लस में हो गया बराबर बचेगा 0। आगे देखिए यहाँ दोस्तों x³ है ना और यहाँ 2 गो x³ है तो घटेगा तो -x³ हो जाएगा। अब x² तो प्लस 6x²। अब देखिए x तो 12x यहाँ पर है और 2x यहाँ तक 12 और 2 14x। आगे देखिए 8 यहाँ बच गया और तो नहीं है अचर केवल संख्या तो +60 बराबर 0। दोस्तों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अधिकतम घात, हम बोले थे कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात देखिए तो 3 आ चुका है। यह जो दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 3 है, इसलिए कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। लिख देंगे यहाँ पे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां प्रश्न भी यही कह रहा है कि जांच करें कि क्या द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है या नहीं है यह जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण जो दिया रहता है उसको हल कर देते हैं। आप भी हल कर लीजिए, आपका भी आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए हम लोग भी हल कर लेते हैं। देखिए तो x³ है ना -4x² -x + 1 बराबर यहाँ देखिए तो a - b के होल क्यूब पर है ना, तो हम लोग तोड़ देंगे तो a³ - b³ - 3a² होता है तो a² यानी कि x² और b यानी कि 2 प्लस होता है 3a तो एक जगह पर x है तो यहाँ पे x लिख देंगे और गुने b² तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग केवल इसको हल कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा x³ -4x² -x + 1 बराबर x³ - 2 के क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा माइनस 3 दूनी 6x² हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 चूँकि 2 का स्क्वायर है तो 4 और 4 आई 12 x हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा टर्म को उठाकर हम लोग LHS में लाएंगे तो देखिए तो x³ -4x² -x + 1 x³ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में x³ हो गया, 8 माइनस में है इधर आया प्लस में हो गया, 6x² माइनस में है इधर आया प्लस में हो गया, 12x प्लस में है इधर आया माइनस में हो गया बराबर बच गया 0। अब आइए आगे दोस्तों हल कर लेते हैं। देखिए x³ चूँकि यहाँ प्लस में है माइनस में है कट गया। अब देखिए x² तो 6 गो में से 4 गो चल जाएगा तो 2x² वो भी प्लस में, चूँकि बड़ा का अनुसार चिन्ह होता है। x देखिए तो माइनस में है और x यहाँ है यानी दोनों माइनस में है इसलिए जुट जाएगा तो 12 और 1 13x। अब देखिए 1 प्लस में 1 8 दोनों प्लस में तो 8 और 1 9 बराबर 0। देखिए दोस्तों ये मेरे हमें समीकरण मिल गया और इसमें देख रहे हैं कि इसका अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए दोस्तों
बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है। आपको पूरा समझ में आएगा, 100% आएगा, आप घबराइए नहीं। और मैं 10th क्लास का पूरा सिलेबस आपको समाप्त करने वाला हूँ इस चैनल पे। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए या निरूपित कीजिए। दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में केवल हमको निरूपित कर देना है, अतः द्विघात समीकरण हमें ले आना है। आपको यहाँ पे समीकरण दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको समीकरण लाना है, द्विघात समीकरण हल भी नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण आपको लाना है। तो देखिए प्रश्न कहता है पहला प्रश्न जो कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे यहाँ पे, चूँकि प्रश्न में पहले ही बोल चुका है कि केवल आप इसका द्विघात द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए आज अब हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी हमको चौड़ाई पहले पता नहीं है, तो तथा चौड़ाई मानना पड़ेगा। चौड़ाई x मीटर, मान लीजिए x मीटर, चूँकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है, मीटर में है, तो चौड़ाई मीटर में भी होगा, लंबाई भी मीटर में होगी। इसलिए देखिए जब चौड़ाई x मीटर हम लोग मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई कहता है कि चौड़ाई के दुगने से, यानी इसके दुगने से, तो देखिए 2x एक से दुगना हो गया, एक अधिक है तो एक अधिक कर दिया, यानी इतना मीटर क्या है, लंबाई हो जाएगा। इसलिए लंबाई, ये लंबाई हो गया। अब चलेंगे प्रश्न से। दोस्तों आपको पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो चलिए, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 528 दिया हुआ है, बराबर लंबाई देखिए तो 2x + 1, तो 2x + 1 और इंटू चौड़ाई देखिए तो कितना है, x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, केवल हल कर देना है इससे। तो 528 बराबर x से गुना कर दीजिए, तो 2x² + x हो जाएगा। अब दोस्तों 528 को हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। दोस्तों यही हमें द्विघात समीकरण मिल गया। द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग निरूपित कर दिए। यही आपका प्रश्न कह रहा था। अब यदि आप यहाँ से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है, आप इसे हल कर लेंगे। जो आपको x का वैल्यू आएगा प्लस में वही होगा x का मान, यानी कि x का जो मान होगा चौड़ाई होगा वही होगा, और जो माइनस में आएगा वो नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई जब भी होता है प्लस में होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। देखिए तो दूसरा कहता है, अब इसे हम लोग साफ कर लेते हैं। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में
कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। चलिए दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हमें पूर्णांक पता नहीं है इसलिए मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। इसलिए प्रश्न से दोस्तों कहता है प्रश्न में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि दोनों के गुना करेंगे तो हमको 306 मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है, यानी देखिए प्रश्न से हो जाएगा x और इंटू x + 1 बराबर दोनों का गुणनफल जो है 306 है। अब इसको हल कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, x से गुना करेंगे तो x², अब x से करेंगे 1 में तो x बराबर 306। अब क्या हो जाएगा 306 को हम लोग इसे लाएंगे तब प्लस में न है तो इधर आएगा तो ना हो जाएगा माइनस में। तो चलिए दोस्तों देखिए तो x² + x अब प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा 306 बराबर 0। यही आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। आपको बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाएंगे दोस्तों, केवल आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न, यानी तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, वर्षों में उनका आयु है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों हमें रोहन की आयु पता नहीं है, मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु 100 वर्ष, चूँकि वर्षों में इसका आयु जो है दिया हुआ है 100 वर्ष है, तथा उसकी माँ की आयु, देखिए दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जब रोहन 100 वर्ष का था तो उसकी माँ जो थी x + 26 वर्ष की होगी, यानी x + 26 वर्ष यानी 26 वर्ष बड़ा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में चूँकि अब आगे पुनः कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों जब 3 वर्ष बाद होगा तो ऐसा नहीं कि केवल उसकी माँ का उम्र ही बढ़ेगा, रोहन भी तो बढ़ेगा 3 वर्ष बाद। तो ध्यान दीजिए दोनों में हम लोग 3 वर्ष जोड़ देंगे, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात हो जाएगा क्या, किसका आयु, रोहन का आयु। देखिए तो आयु हो जाएगा x + 3 वर्ष एवं उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x + 26, देखिए अभी था 26, x + 26 और 3 वर्ष पश्चात इसमें भी 3 वर्ष जोड़ देंगे वर्ष, या इसको हम लोग कह सकते हैं देखिए 26 और 3 29 हो जाएगा, यानी x + 29 वर्ष। अब कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी दोनों का 3 वर्ष, देखिए रोहन की 3 वर्ष पश्चात ये आयु हुआ और उसकी माँ की आयु 3 वर्ष ये हुआ, x + 29। अब कहता है कि पश्चात उन दोनों का आयु का जो गुणनफल है 360 हो जाता है। अब चलेंगे अब प्रश्न से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
यानी 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु का गुणनफल, यानी देखिए एगो यहाँ है 3 वर्ष पश्चात, एगो यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल यानी x + 3 इंटू x + 29 बराबर कितना हो जाता है 360 हो जाता है। अब हम लोग हल कर लेंगे तो आगे देखिए x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² -29x +29x हो जाएगा। अब 3 से दोनों में करेंगे तो +3x होगा। अब इसमें करेंगे तो 9 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। चलिए दोस्तों हम लोग 360 को उठा के इसे लाएंगे तो x² देखिए x इसमें भी इसमें है तो 9 और 3 12 यानी हो जाएगा 32x है ना। देखिए 360 को इसे लाएंगे तो घट जाएगा तो 360, चलिए दोस्तों 87 माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं तो x² + 32x + 87 सॉरी अब घटा के लिख देंगे तो देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा। अब यहाँ देखिए ये बचेगा 5 और 15 हो जाएगा, ये तो 15 में से 8 चल जाएगा तो 7, आई बचेगा 2 बचेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 0। यही दोस्तों आपको एक मिल गया द्विघात समीकरण। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो इसका अंतिम प्रश्न है, कैवा प्रश्न है, चौथा, क्या कहता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों चौथा प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से, मतलब कि एक ही चाल से तय करती है। आगे कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हाँ, चूँकि चाल यदि घट जाएगा तो जो दूरी होगा समय लगेगा से अधिक लगेगा। यहाँ वो यही कहता है कि 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें याद करनी है। तो चलिए दोस्तों यह भी बहुत आसान है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए मान लेंगे, माना कि रेल गाड़ी का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए कहता है, क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि, यानी 180 किलोमीटर की दूरी मान लिए, तथा दूरी 480 किलोमीटर दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है। जब देखिए चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, इसलिए लगा कुल समय हम लोग निकाल लेते हैं। समय तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी है दोस्तों 480 बटा किलोमीटर है, और चाल देखिए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 480 बटा 1, घंटा है नीचे बटा में चल जाएगा ऊपरे, यानी कितना आवर लगेगा। अब पुनः कहता है कि यदि कहता है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल घटा दिया जा रहा है, चूँकि चाल क्या लिखेंगे, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल बराबर, देखिए चाल क्या हो जाएगा, पहले था 1 से, अब घटा दिया जा रहा है 8 किलोमीटर, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 1 से -8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूरी तो वही है 480 किलोमीटर है, इसलिए दूरी, चूँकि दूरी क्या है 480 किलोमीटर, इसलिए लगा कुल समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी दोस्तों कितना है 480 बटा 1 से -8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 480 बटा 1 से -8 आवर।
अब चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। समय देखिए, समय 480 यानी 480 बटा x माइनस 60, और इसमें से हम लोग घटा देंगे 480 बटा x। और देखिए दोनों का अंतर हम लोग अंतर से करते हैं, तो यहाँ कई घंटा कम समय लग रहा, सॉरी अधिक समय लग रहा था, 3 घंटा अधिक समय लग रहा था, यानी 3 घंटा अधिक समय लग रहा था, इसीलिए समय की तुलना समय से कर देते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, नीचे क्या करेंगे, हल कर देंगे इसको। आइए आप इतना नोट कर लिए होंगे, यहाँ पर लेते हैं। देखिए तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा 480, यानी 480 x हो जाएगा। अब देखिए x कटेगा, बचेगा x माइनस 8, तो 480 क्या हो जाएगा, माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर इधर हो जाएगा 3 है तो 3 है। अब क्या करेंगे, आपको दोस्तों नज़र नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 480x, अब गुना करेंगे यहाँ पे तो 480x और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 0 से 0 हो जाएगा, और 8 8 64 की 4 हासिल 6, और 8 चौके 32 और 4 सॉरी 8 8 64 हासिल 6 ना था, और 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा, 38। अब देखिए बराबर दोस्तों, अब क्या होगा, इससे देखिए गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं आपको लोग को दिख रहा होगा, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 से गुना हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए 480 कट गया, बचेगा 38 40 बराबर 3 से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 की 24। अब देखिए 38 40 है, हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24, और देखिए तो ये भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 8 4 0 बराबर 0। ध्यान दीजिए 3 से देख रहे हैं कि सब में भाग लग रहा है, अगर यदि लगता है तो आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कटता है तो काट देंगे। तो देखिए तो ये तो कट रहा है 3 से, यहाँ 24 होगा, सॉरी। अब देखिए x छूट रहा है क्या, हाँ छूट तो रहा है। देखिए x से गुना होगा तो x स्क्वायर, अब इसमें हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इसीलिए 8 3 की 24x हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों x हो जाएगा माइनस। अब आगे देखिए तो इसको देखते हैं तो 8 3 11 और 4 15 कट जाएगा, 3 से काट दीजिए तो x स्क्वायर लगेगा माइनस 8 3 की 24x, 3 से कटेगा 3 का 3 3 दूनी 6 बचेगा 2, 8 3 की 24 0 बराबर 0। ध्यान दीजिए यानी कि हमको द्विघात समीकरण मिलेगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 1280, यही दोस्तों हमें द्विघात समीकरण मिल गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही सरल तरीक़ा से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो कि आपको प्रश्नावली 4.1 लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।